क्वेश्चन नंबर 10 शिक्षा के निजीकरण पर उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श प्रस्तुत करें। शिक्षा के निजीकरण पर उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निजीकरण आवश्यक है। निजी संस्थानों में योग्य फैकल्टी, अत्याधुनिक तकनीकी अनुशासन, मूलभूत सुविधाएं सरकारी संस्थाओं से काफ़ी बेहतर होती है। भारत जैसा विकासशील देश आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय वहन नहीं कर सकता है। हमारा शिक्षा पर व्यय हमारे इस सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी का मात्र 2.8% है, जबकि विकसित देशों में सामान्यतः स्वीकृत मानदंड 6% या उससे भी अधिक है। इसके फलस्वरूप शिक्षा यहाँ बड़े प्रचार से वंचित रही है और इसका उत्तर है शिक्षा का निजीकरण। आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप हमारी लगभग 2/3 आबादी शिक्षित तो हो गई है, लेकिन अभी भी भारत को 21वीं शताब्दी में विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोगों के देश की उपाधि दी जाती है। सरकार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाने में अपने आप को असहाय पाती है। कोषों की कमी एक गंभीर समस्या है, अतः शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। सरकारी विद्यालयों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम विद्यालयों में भवन और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव होता है और कभी कभी शिक्षक भी नहीं होते। इन स्कूलों में बर्बादी और भ्रष्टाचार जोरों पर होता है। वर्तमान शिक्षा नीति केवल यही सुनिश्चित करती है कि छात्र नियमित रूप से कक्षा में जाते हैं या नहीं। नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है, जैसे मध्याह्न भोजन की योजना और विद्यालयों में 7वीं तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना। इससे विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी आई है, तथापि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। निजी क्षेत्र इसमें संलग्न हो सकते हैं। विशिष्ट श्रेणी के पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता खासकर ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से प्रमाणित हो गई है। दूसरी तरफ शिक्षा के निजीकरण से अक्षमता, भ्रष्टाचार, शिक्षक, उपकरण, प्रयोगशालाएं और पाठ्य पुस्तकालयों जैसे मानवीय संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग को दूर किया जा सकता है, जो अब हमारी शिक्षा पद्धति के अनिवार्य अंग बन गए हैं। शिक्षा के निजीकरण का आलोचनात्मक विमर्श कहता है कि शिक्षा के निजीकरण का नकारात्मक पहलू भी है। यह भविष्य में मुनाफे और निहित आर्थिक लाभों को लाती है। श्रेष्ठ स्कूलों में अत्यधिक शुल्क लिया जाता है, जो सामान्य भारतीय की सामर्थ्य से बाहर है। यह समर्थ और असमर्थ लोगों के बीच एक खाई उत्पन्न करती है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वर्गों के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। निजी क्षेत्र तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने में भी रुचि लेता हुआ जान पड़ता है। इनमें से कुछ संस्थान विभिन्न मदों पर छात्रों से लाखों रुपये लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। यह शिक्षा के निजीकरण के मूल उद्देश्य को मात देता है। वैसे भी यदि निजी क्षेत्र प्राथमिक या उच्च विद्यालय शिक्षा में संलग्न है, तो इनमें से अधिकांश संस्थानों में मुख्यतः सरकारी निधि या सहायता प्राप्त संस्थानों में अनुदान से प्राप्त धन को अक्सर दूसरे नाम पर खर्च करके स्थिति को बदतर बना दिया जाता है। इस तरह के संस्थानों के शिक्षकों को शायद ही कभी पूरा वेतन दिया जाता है, जबकि उन्हें सरकारी वर्ग के समान पूर्ण रकम की प्राप्ति की रसीद देनी पड़ती है और कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं होती। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को छोड़कर शेष निजी स्कूलों के शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर रुपये दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो शिक्षा के निजीकरण पर उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11। अभिवंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सरकार ने इनके लिए क्या प्रावधान किए हैं तथा इनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां या मुद्दे हैं?
विद्यालय अथवा कक्षा में कुछ बालक बालिकाएं ऐसे भी होते हैं जो इन सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। ये बालक सुविधाओं के क्षेत्र में भी सामान्य बालकों से कम होते हैं। बोसियो 1 1665 तथा विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सुविधाओं जैसे आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक रूप से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालकों में आदिवासी, अल्पसंख्यक, मलिन बस्तियों में रहने वाले वेश्याओं के बच्चे, बाल अपराधी, बाल श्रमिक, सुविधा विहीन बच्चे आदि आते हैं। सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों की तुलना में कम होता है तथा उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। इस प्रकार क्षमता रखने पर भी वे वातावरणात्मक सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते तथा सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि शिक्षा के माध्यम से ऐसे बालकों को विकास के समान अवसर प्रदान करें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम है। यदि शिक्षक इस लक्ष्य को पूरा करना चाहता है तो उसे इस प्रकार नियोजित किया जाए कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य बन सके कि वह अपनी क्षमताओं, कुशलताओं और अभिवृत्तियों का समुचित विकास कर सके। सभी को समानता के आधार पर एक ऐसी शिक्षा सुलभ हो जिससे समाज के सभी लोगों को अपनी क्षमता विकसित करने का पूरा अवसर मिल सके। भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न जाति समूहों अथवा वर्ग विशेष के लिए अनेक ऐसे उपबंधों का समावेश किया गया है जो इस वर्णित जातियों के सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नति में सहायक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 46, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के विशेष प्रावधान किए गए हैं। एसएसए ने प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्षेत्र में भारी प्रगति की है। अब स्कूल ना जाने वाले शेष 81 लाख बच्चों को स्कूलों में लाने, मिडिल स्कूली शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने तथा पढ़ाई के परिणामों में और सुधार करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की औसत दर पिछले कुछ वर्षों से लगभग 9% के आसपास बनी हुई है। उपेक्षित समुदाय की स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना आखिरी चुनौती बना हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समानता के लक्ष्य के रास्ते में दो प्रमुख कारक बाधक है। पहले कारक में बाधाओं के क्रम में स्कूलों में नामांकन, ठहराव व अच्छा प्रदर्शन, सांस्कृतिक पृथक्करण, लिंग विभेदीकरण, संवेगात्मक असुरक्षा और अन्य परिस्थितियां हैं। दूसरे कारक में शैक्षिक व्यवस्था में अलचीलापन या विशेष रूप से बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूलन में असक्षम होना, जिससे इन बाधाओं को दूर किया जा सके। और लाभान्वित बच्चे जिन बाधाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालने की मदद के लिए और कुछ संरचनात्मक सुधार व शिक्षा व्यवस्था में नवाचार जो अलाभान्वितों की शिक्षा की सुगमता के लिए जरूरी है, प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि स्कूलों के सार्वभौमिकरण तथा अवसरों की समानता की तरफ हुई वृद्धि धीमी और असंतोषपूर्ण है। सरकार वंचित बच्चों व युवाओं की शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, परंतु वंचितों की शैक्षिक स्थिति को उच्च बनाने के लिए संवेदनशील सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण की भी बहुत आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन 11 में कही गई है। अभिवंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सरकार ने इनके लिए क्या क्या प्रावधान किया है और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो प्रमुख प्रावधान और चुनौतियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 46, 335, 338, 339, 340, 341 और 342 में भी अभिवंचित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, इसके प्रावधानों एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें। अथवा सार्वजनिक शिक्षा जहां विवंचित वर्ग को तथा उपेक्षित वर्गों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है,
वहाँ निजी शिक्षा को व्यापारीकरण से मुक्त होकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से समतामूलक पहुँच एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक मंच पर लेने की आवश्यकता है। इसे समान विद्यालय व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास करें। देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए देश में पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली की मांग होती रही है। इसका मतलब यह है कि एक गांव या एक मोहल्ले के सारे बच्चे, अमीर या गरीब, लड़के या लड़की, किसी भी जाति या धर्म के एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। इस स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाएगी और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। यह जिम्मेदारी सरकार की होगी और शिक्षा के सारे खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। सामान्यतः स्कूल सरकारी होंगे, किंतु फीस न लेने वाले परोपकारी उद्देश्य से, न कि मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। चलने वाले कुछ निजी स्कूल भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। जब बिना भेदभाव के बड़े छोटे, अमीर गरीब परिवारों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो अपने आप उन स्कूलों की उपेक्षा दूर होगी, उन पर सबका ध्यान होगा और उनका स्तर ऊपर उठेगा। भारत के सारे बच्चों को शिक्षित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया के मौजूदा विकसित देशों में कमोबेश इसी तरह की स्कूल व्यवस्था रही है और इसी तरह से वे सबको शिक्षित बनाने का लक्ष्य हासिल कर पाए। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं। आयोग ने समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम की वकालत की और कहा कि समान स्कूल प्रणाली पर ही एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकेगी जहां सभी तबके के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के ताकतवर लोग सरकारी स्कूल से भागकर प्राइवेट स्कूलों का रुख करेंगे और पूरी प्रणाली ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल सामान्य पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। समान विद्यालय व्यवस्था को लागू करने में सार्वजनिक एवं निजी विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निजी विद्यालयों को उनका बुनियादी चरित्र बदले बिना तथा नई शिक्षण पद्धति, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया व छात्रों के बीच समाजीकरण में उनके प्रयोगों की रोकथाम के बिना समान स्कूल प्रणाली के दायरे में लाया जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 21 क के प्रावधान के अनुरूप उन्हें 6 से 18 व 14 वर्ष के बच्चों को, चाहे वे किसी भी शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हो, उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वही प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता के महत्व को मानते हुए भी अवरोध की समस्या को कम करने हेतु शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया है। इन दोनों के तालमेल एवं एक मंच पर लेने से ही सामान्य विद्यालय व्यवस्था की अवधारणा को सफल तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है।